हेलो एंड वेलकम टू पब्लिक वॉइस और मैं हूं आपका मेज़बान हमजा इश्तियाक। नाजरीन, सबसे पहले तो जो सहाफ़त में बड़ा नाम था अरशद शरीफ साहब, आखिरकार उनकी नमाज जनाजा अदा कर दी गई और लाखों की तादाद में लोगों ने उनके जनाजे में शिरकत की। ये उनकी मुंह बोलता सबूत है उनकी शोहरत का, उनके काम का। हम अपने वॉइस न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से उनको खिराजे अकीदत पेश करते हैं। और दूसरी बड़ी स्टोरी, पाकिस्तान में इस वक्त जो सियासत में भूचाल आया है, सबसे पहले जो फैसल वावडा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा थे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की रात को। उसके बाद ये जो अहम और बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई पाकिस्तान में आज सुबह डीजी आईएसपीआर और डीजी आईएसए की जानिब से, ये बहुत से जो है इसके ऊपर सवालात खड़े हो रहे हैं। इमरान खान की क़यादत के ऊपर बहुत से इल्ज़ामात हैं, बहुत सी चीज़ें हैं। अब इसके ऊपर पाकिस्तान की सियासत में क्या असरात होंगे? इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च का ऐलान कर चुके हैं, वो फर्दर इस लॉन्ग मार्च को कैरी करेंगे, क्या रद्देमल देंगे, इसके क्या नुकसानात होंगे पाकिस्तान की सियासत के ऊपर? क्योंकि ये जो एक क्योस क्रिएट हुआ है, ये पाकिस्तान की मईशत को भी ले डूबेगी और पाकिस्तान में पहले ही अदम सियासी इस्तेहकाम है, जिसकी वजह से बहुत सा नुकसान पाकिस्तान जो है वो फेस कर रहा है। इसी मौजूद पर बात करने के लिए इस्माइल कासिम साहब, सीनियर तज्जियाकार, हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। सर, मैं बिल्कुल शोर शाट आपके पास आऊंगा कि ये एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस, पहले फैसल वावडा की, उसके बाद ये दूसरी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और एक अहम इदारे की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाना इस नौयत की, आप क्या समझते हैं कि इसकी नौबत क्यों पेश आई? इसमाइल साहब, सुन पा रहे हैं मुझे आप? इस्माइल साहब से हमारा शायद राब्ता जो है वो मुनक़ता हो गया है। नाजरीन, अब बात करेंगे कि ये अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है इसके ऊपर बहुत से सवालात इस नौयत के हैं कि डायरेक्टली इमरान खान को टारगेट किया गया है और इमरान खान के बारे में बहुत सी चीज़ें उनका इंकिशाफ सामने आया है, जिसमें ISPR की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर कहा जाता रहा कि ये हमारे इदारे की साख को मुतासिर करने की जो है एक मुनज़्ज़म साजिश है। उसके बाद DGISPR का कहना था कि अरशद शरीफ की मौत की तहकीकात होनी चाहिए। हमने हुकूमत से दरख्वास्त की है कि आला सतह की तहकीकाती कमेटी बनाई जाए और तहकीकात की जाए। इस मामले में मनगढ़ंत और बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं और एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत इदारे को बीच में घसीटा जा रहा है। इन सब से निमटने के लिए एक जामिया तहकीकात बहुत जरूरी है। अरशद शरीफ को पाकिस्तान से क्यों जाना पड़ा, तहकीकात होनी चाहिए। ये बहुत अहम सवालात हैं जो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो बार बार उठाते रहे। इदारों पर इल्ज़ामात लगाने वालों को सोचना चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा कि अरशद शरीफ की मौत अफसोसनाक वाकया है और पाकिस्तान में सहाफ़त के ऊपर जो एक बड़ा खला आया है इनके जाने से, ये कई दहाइयों तक पुर होता हुआ नजर नहीं आ रहा। हमें इस्माइल साहब ने दोबारा प्रोग्राम में ज्वाइन किया। सर, बहुत शुक्रिया। अब मुझे सुन पा रहे हैं? आवाज ठीक आ रही है? सर, बिल्कुल मैं शोर शाट आपकी तरफ इसी तरफ आ रहा था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की एक अहम इदारे को क्या नौबत पेश आई? यार, ये तो उन्हें बेहतर पता होगा कि क्या जरूरत पेश आ गई है। नहीं होनी चाहिए थी प्रेस कॉन्फ्रेंस, मेरा नहीं ख्याल है। इतना बड़ा इदारा हो, इतने बड़े नाम हो, इतने बड़े स्टैचर हो, उसके बाद इस तरह की जो गुफ्तगू वो ना थोड़ी सी गलत मैसेज देती है। तो प्लस अब किसी भी जिंदगी के अंदर आप कहीं पे वहीं पे जस्टिफिकेशंस अपनी आप दे रहे होते हैं जहाँ पे कहीं ना कहीं आपको लग रहा होता है कि शायद कहीं हम गलत हो या आप कहीं बैकफुट पे हो, तो मैसेज तो यही जा रहा है। सर, लेकिन DGISI ने बड़ा क्लियर कहा है कि अब वक्त है कि सच सामने आए लोगों के। ये भी जुर्म है कि अगर सब सच खामोश रहे तो सामने आएगा। क्या सच सामने आएगा? हाँ। ये भी तो प्रॉब्लम है ना। अब वो तो कहा तो जा रहा है कि सच सामने आएगा, लेकिन सच है क्या? फिर एक ये बहुत बड़ा सवाल है उसके अंदर, क्योंकि आपका जो अगर 22-24 करोड़ आबादी है उसमें से 20 करोड़ रफली ने तो सोचा है कि सच क्या, उनको तो पता है कि सच क्या है। उन्होंने अपना एक सच बना लिया, वो है या नहीं वो एक सेपरेट केस है। उनके लिए कुछ लोग हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल है, तो उसके अंदर फिर अब ना बड़ी एक मतलब मैं क्या कहूँ। और
अच्छा सर, ये जो 3 रुकनी तहकीकाती कमीशन बनाया गया है, इसमें IB है, ISI है, FIA है, इससे पहले जो हामिद मीर का वाकया था वहां पर भी 3 रुकनी ये कमीशन बना था, तब तो कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई। इस मर्तबा क्या मुनफरिद होगा भी या नहीं? अच्छा, थोड़ी सी करेक्शन इसमें से, जो आप FIA के तो हैं, लेकिन जो ISI है वो निकल चुकी है इसके अंदर से। अच्छा, जो बनी है वो इसके अंदर नहीं है। MI है सर? MI है और FI है, ठीक, ISI नहीं है। तो उन्होंने अपने आप को इससे साइड लाइन कर लिया। हाँ। तो अब पहले भी कमीशन बने हैं, कुछ नहीं हुआ। लियाकत अली खान से आप आगाज कर लें, उसके बाद आप बेनजीर भुट्टो को ले आए और यहाँ पे ले आए 15, 20, 25, 30 के करीब आपको ऐसे कत्ल मिलेंगे जिनके कोई नहीं आज तक सोल्यूशन मिला। ना गवाह मिलेंगे, और अगर गवाह हो गायब हो जाते हैं, और सबूत हो तो मिटा दिए जाते हैं, और बंदे हो तो उनको हार्ट अटैक हो जाता है। तो ये तो बड़ी एक सादी सी चीज है, कोई सरप्राइजिंग बात नहीं है। बेनजीर भुट्टो के टाइम पे तो बाहर से आपका पूरा यूनाइटेड नेशन हरकत में आ गया था, आपके इंटरनेशनल कमीशन बने थे और सारा कुछ हुआ। तो डेफिनेटली एक इंटरनेशनल हाइप पर मामला गया था। हाइप है ऑब्वियसली, जितना बड़ा हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी देखिए ना, रिस्पॉन्सिबल कौन है? ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट सवाल है ना, कि और इसको निकालना किसने, सबसे ज्यादा फायदा किसको हुआ है और नुकसान किसको हुआ है, क्योंकि बात किसको कर रहा था, उसका एजेंडा क्या था, और क्या मुल्क की तारीख हमारी इस तरह की है कि यहाँ पे किसी को सच बोलने की इजाजत दी जाए। तो ये बहुत ज्यादा इसके अंदर ना कॉन्ट्रोवर्शियल सी बातें हो जाती हैं। सर, ये जिस तरह बात कर रहे हैं, इसके बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मजीद क्योस नहीं फैलता हुआ नजर आ रहा पाकिस्तान की सियासत में? केओस तो फैलेगा, केओस तो इनएविटेबल है, केओस को आप नहीं रोक सकते। आपकी सियासत इस हद तक इंस्टेबिलिटी जो है वो आपकी, अगर आपको कहीं पे कोई बैठा सोच रहा है कि उसके हाथ में है गेम, तो वो गलत सोच रहे हैं। गेम निकल चुकी है, इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम। आज होगा, कल होगा, परसों होगा, 5 साल बाद होगा, 10 साल बाद होगा, 75 साल की तारीख जो है वो तो तब्दील होगी। अवाम निकलेगी बाहर, क्योंकि अवाम थक चुकी है और अवाम को जो। अच्छा, बिल्कुल सर, आप अरशद शरीफ साहब के जनाजा में भी मौजूद थे, तो मैं ये आपसे जानना चाहता हूं कि जो पब्लिक वहां पर जनाजा गाह पर पहुंची, जनाजा उसने पढ़ा, तो वो पब्लिक का मोमेंटम क्या था, उनकी क्या परसेप्शन है इमरान खान साहब के लॉन्ग मार्च को लेकर? मैं मौजूद था, यू आर एब्सोल्युटली राइट। पब्लिक का जो गम और गुस्सा इस टाइम पब्लिक का है ना, वो उससे डरना चाहिए। गमो गुस्सा, और इदारों के गमो गुस्से से डरते थे, अब पब्लिक का जो गमो गुस्सा था, वहां पे जो नारेबाजी हो रही थी, मैं तो कोट भी नहीं कर रहा यहाँ पे, लेकिन वो काफी खतरनाक नारे थे और अवाम क्या नजर आ रहा था। अवाम वहां पे तपी हुई थी, अवाम में गुस्सा था, अवाम कह रही थी कि हम नहीं रुकेंगे। और अवाम इतने ज्यादा नंबर, इतने ज्यादा मैसेज, आपके पास इतनी मशीनरी नहीं है, आपके पास इतनी रिसोर्सेज नहीं है, आपके पास इतने मैन पावर नहीं है कि आप इनको कर्टेल कर पाएंगे। ये तो भी मतलब आज का सोचे, एक बंदे की एक लगाई हुई जो आ गया, उनकी एक शहादत है, उसने ये भौचाल मचा दी है पूरी सियासत के अंदर, पूरे मुल्क के अंदर। तो अगर आने वाले दिनों के अंदर इसको, जिसको आप हकीकी आजादी कह लें या कुछ भी कह लें, जहाद कह लें, कोई भी नाम दे लें इसको, अपने राइट्स के लिए बात कर रहे हैं, उसके अंदर अगर अवाम को शऊर आ गया तो फिर आप अवाम से लड़ेंगे किस तरह? तो ये अवाम का शऊर जो है, ये पब्लिक मोमेंटम जो है, ये इसका ऑनर्स, इसकी जो बेनिफिट्स हैं, ये किसकी तरफ जाती हुई देख रहे हैं आप? ऑब्वियसली खान साहब के अलावा और कोई बनता नहीं है ना। देखिए, इसके अंदर अब ये पॉलिटिकल डिबेट नहीं है, आपने लॉजिक्स को देखना है। लॉजिक्स क्या कहते हैं आपको, कि अगर 9 अप्रैल की रात को जो भी स्टंट हुआ, उसके बाद इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, सोशली, मॉरली आपका मुल्क डाउन हिल गया, आपका मुल्क हिल के रह गया। ठीक है, जो लाने वाले थे उनका अपना एक्सपेरिमेंट भी उनको बाद में हुआ कि हम किधर फंस गए हैं। आपने बहुत बड़े बड़े क्लेम्स किए थे, जो खान साहब का बयानिया था कि आप ये एनआरओ देने आ रहे हैं, उन्होंने वही एनआरओ अपने आपको दिया, कि वही सब कुछ हुआ, वही नायब अमेंडमेंट्स हुई, वही सारे कुछ केसेस माफ हुए, वही सारे मरियम नवाज से लेके, मतलब किसी एक का नाम ले लें आप जाके, जो अब तो नवाज शरीफ साहब के वापस आने क्लियर हो गया सर, बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया। अच्छा, ये कासिम साहब, इस्माइल साहब, ये बहुत अहम है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाज़ाब्ता तौर पर यह कहा गया, और इससे पहले भी कहा जाता रहा है कि फौज न्यूट्रल है, वो किसी भी सियासी सरगर्मी में एक्टिव नहीं है। तो बात यह है कि अगर वो अपने आप को न्यूट्रल डिक्लेयर कर रहे हैं, तो हमारे सियासतदान क्यों चाहते हैं कि वो बार बार आए और जो है पेनिट्रेट करें इस पॉलिटिकल सिस्टम में? चले, आप तब से आप मेरे से सवाल पूछ रहे हैं, एक साल मैं आपसे पूछता हूँ कि आपको लगता है कि न्यूट्रल हैं? सर, ये हम तो इसके ऊपर जुबाने गुंग हैं, यकीनी तौर पर आप वसी तजर्बा रखते हैं, आप बताएंगे हमें। यही वाली बात है, यही वाली बात नहीं कि अगर आप न्यूट्रल कोई होता है तो उसको न्यूट्रल साबित करने की क्या जरूरत पड़ी हुई है? मतलब ये बड़ी कंट्रोवर्शियल सी डिबेट हो जाती है। मैं नहीं चाहता कि कोई एक और रंग निकला इस सारी डिबेट का, कॉन्टेक्स्ट का। आई एम ऑल ओपन के बात होनी चाहिए, खुल के होनी चाहिए, लेकिन देन अगेन न्यूट्रलिटी ये तो नहीं है कि आप आगे कह दो कि एक फलां पॉलिटिकल पार्टी है, उसकी वजह से ये हो गया है, एक फलां पॉलिटिकल पार्टी आई है तो डॉलर ऊपर नीचे हो गया है। ये वाले न्यूट्रल होते हैं फिर, या तो आप ये वाली बातें तो नहीं ना होती। न्यूट्रल होते फिर आप क्यों, आप पीडीएम का बयानिया फिर किस तरह पुट फॉरवर्ड हो गया? फिर एक ये सवाल भी है।
अच्छा, ये अरशद शरीफ साहब का जो जनाजा हुआ है, इसमें सब आप वहां पर मौजूद थे, इस हवाले से ये भी पूछना बनता है कि इतना तारीखी जनाजा, इतना बड़ा जनाजा शायद आज से पहले किसी सहाफ़ी का नहीं हुआ पाकिस्तान की तारीख में। ये एम आई राइट? बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। अरशद शरीफ का जनाजा, मतलब कि आप सोच नहीं सकते, आप इट वाज नॉट लाइक कि किसी एंकर पर्सन का हो रहा है। मतलब कि हम लोगों को आगे कोई गोली मार के चला जाए तो हम लोगों को क्या 8-10 लोग आगे पूछते हैं, घर वाले रोते हैं और बात खत्म हो जाती है। वो नहीं था, वो एंकर का नहीं था एक जनाजा, वो एक शहीद का जनाजा था, वो एक उस इंसान का जनाजा था जिसने एक ऐसी आग लगाई है जो कि आजादी भी लेके आएगी और एक जहाद भी करवाएगी, और आपको मोमेंटम जो है पूरे पाकिस्तान का जो मैच अपराइजिंग होनी है इवेंचुअली एक दिन, जिसको आप नहीं रोक सकते, बिकॉज आप 75 सालों की तारीख उठा के देख लें, आपका मुल्क कहीं नहीं गया। तो जितनी भी मैनेजमेंट अगर आप कर रहे हैं, अगर मैं खामोश रहता, अगर वो मैनेजमेंट ठीक हो रही होती। सर, यानी ये कहने में मैं हक बजानिब हूं कि ये एक पर्सनैलिटी की अफेक्शन का जनाजा नहीं था, जो पर्सनैलिटी की अफेक्शन से लोग आए हो, ये उनके नैरेटिव, उनके बयानिए की वजह से लोग उनके साथ शामिल। ये जो एक शहीद को जो उसकी शान मिली है, वो पब्लिक, वो उसका पर्सनल, उसके अंदर कोई मतलब क्या कहते हैं, उसका अपना नहीं था, पर्सनालिटी नहीं थी, ये नैरेटिव था, उनका हक और सच के ऊपर खड़े रहने की बात था, उनकी वो करेज थी सवाल करने की, क्योंकि आपको बदकिस्मती से आपके मुल्क के अंदर आप सवाल नहीं कर सकते, आप सवाल किए जाएंगे तो आप उठा लिए जाएंगे, ठीक है, तो अभी आपको इजाजत नहीं है। तो अगर कोई बंदा सवाल कर रहा है और वो भी उसको इसके बावजूद कि उसको बताया जा रहा है कि सवाल मत करो, नहीं तो हम तुम्हें खामोश करवा देंगे, और उसके बावजूद वो डटा हुआ है, तो अवाम इस मकसद के लिए निकली है, इस नैरेटिव के पीछे गई है, इस आइडियोलॉजी के पीछे गई है कि हम आजाद होना चाहते हैं, हमें हक दिया गया है, being humans हमारा ये बेसिक ह्यूमन राइट है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। बट अनफॉर्चुनेटली इट्स अ ब्रूटल ट्रुथ, एंड पाकिस्तान में यकीनी तौर पर इसके बहुत से जो है कॉन्सिक्वेंसेस लोगों को फेस करना पड़ते हैं। अब मैं डायरेक्टली प्रेस ब्रीफिंग के ऊपर दोबारा आऊंगा। क्या आप समझते हैं कि ये इस अहम और एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इमरान खान साहब की लॉन्ग मार्च को कोई असर पड़ेगा? लॉन्ग मार्च तो हो रही है, लॉन्ग मार्च ने क्लैश करना है, लॉन्ग मार्च के अंदर बस खान साहब को इस दफा एडवांटेज ये है कि पंजाब उनके पास है, पिछली दफा वाला थोड़ा सा काफी एडेड एडवांटेज है, तो लेकिन छोटा सा इस्लामाबाद है, थोड़ी सी आपके पास फोर्सेज हैं, थोड़ी सी इस्लामाबाद की पुलिस है, कहाँ से बुलाएंगे, और केपी तो आने नहीं लगा, पंजाब तो आने नहीं लगा, ये तो भेजेंगे नहीं, कहाँ सिंध से बुलाएंगे, सिंध वाले आके कहाँ एडजस्ट करेंगे यार, और इस्लामाबाद के अपने थोड़े से नंबर्स हैं, बाकी रेंजर्स रह जाते हैं, रेंजर्स को आप कहाँ कहाँ डिप्लॉय करेंगे? तो डेफिनेटली सर कंफ्लिक्ट तो होगा वहां पर, तसादुम तो होगा, मतलब लगता तो ऐसे ही है कुछ, क्योंकि लेकिन हक है ना। देखिए मरियम नवाज ने की थी, मौलाना फजल रहमान ने 2 दफा की थी लॉन्ग मार्च, खान साहब के टेन्योर के अंदर की बातें हैं, उनको तो उस टाइम किसी ने नहीं रोका था, वो आराम से आए थे, आके बैठे थे वहां पर, अपनी की थी, बल्कि इनकी अपनी खुद ही फ्लॉप हो गई थी, तो आप करने देते खान साहब को, आपको मसला क्या था, इतनी ज्यादा हेल्प क्यों दी थी? आप खान साहब का मसला है, लॉन्ग मार्च की टाइमिंग भी आप देख लें, अरशद शरीफ के जनाजे के साथ आ रही है, तो ये कॉन्फ्लिक्ट सर, ये कॉन्फ्लिक्ट अगर तसादम होता है तो इनिशिएट किसकी जानिब से किया जाएगा, और ये किसके ऊपर ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी आयद होगी, हुकूमत की या जो पब्लिक होगी खान साहब के साथ? खान साहब ने कि हम पुरअमन एहतजाज करने जा रहे हैं, हमें जहाँ पे अदालत ने इजाजत दी है हम उस ग्राउंड में खड़े होकर सिर्फ जलसे करेंगे, हमारा कोई मकसद नहीं है कि वहां पे जाके हम तोड़ फोड़ करें या करें, हम सिर्फ पुरअमन लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं जिसका आइन हमें इजाजत देता है, जो कि बाकी सियासी जमातें जो है पिछले दौरों के अंदर बार बार करती रही हैं, सबने इस राइट को एक्सरसाइज किया, तो खान साहब इज नॉट डूइंग एनीथिंग डिफरेंटली। अब आप उसको रंग कोई और दे दें, शेप कोई और दे दें, उसको बना लें, कॉन्फ्लिक्ट बना लें, कुछ भी बना लें, जैसे मर्जी करने कर लें, वो आपके ऊपर है जाके, लेकिन ही इज जस्ट एक्सरसाइजिंग हिज राइट एज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, एक सियासी जमात की हैसियत से उनके पास ये हक है, आइन ने दिया हुआ, किसी और ने तो नहीं दिया। अच्छा सर, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये जिस किस्म के इल्जामात हैं, जो भी हकायक है, यकीनी तौर पर इन्हीं को पता है, और जो सामने लाएंगे वो कहते हैं कि सामने यकीनी तौर पर आना चाहिए, क्या समझते हैं आपके अब इमरान खान साहब इसका कोई रद्देमल देंगे, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, या लॉन्ग मार्च में ही सारा जवाब होगा? मेरा ख्याल है कोई जवाब बनता नहीं है, वो प्रेस को देखिए, प्रेशर होते हैं इस तरह के, इसमें क्या जवाब, लॉन्ग मार्च जवाब है, उसके अलावा तो और कोई जवाब नहीं है। सर खान साहब ने आज अपनी तमाम तर मसरूफियात तर्क कर दी हैं, और ये हंगामी इजलास जो बुलाया है एक नया लाइहामल बनाने के लिए, तो और जवाब तो कोई नहीं बनता इसके ऊपर, क्या जवाब बनता है? देना होगा दे लेंगे, नहीं देना होगा नहीं देंगे, देने के नॉट एन इशू। अवाम को पता है कि क्या चीज सही है क्या गलत है, अवाम के अंदर शऊर बहुत आ गया, अवाम खुद ही वो चीज ना अंडरस्टैंड कर लेती है अपनी। अब तो अवाम के कहे बगैर जब वो आप किसी को कह रहे होते हैं ना, मतलब वही मैंने जो शुरू में बात की थी कि अगर आपको बताना पड़ रहा है कि चलिए छोड़े, खैर है, दैट वी आर क्लियर,
प्रेस कॉन्फ्रेंस। अच्छा चले, मुझे ये बताइएगा कि सर बतौर तज्जियाकार आप एक्सपेक्ट कर रहे थे इतने अहम इदारों का बाज़ाब्ता तौर पर खुल के इस तरह आकर बोलना जस्ट बिफोर 2 days ऑफ लॉन्ग मार्च? नहीं कर रहा था, मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इदारे आएंगे और इतना खुल के ये नैरेटिव पुट फॉरवर्ड करेंगे और ये साइफर से मुताल्लिक बातें करेंगे या अपनी जस्टिफिकेशन देंगे। मैं अगर होता, या मैंने एक्सपेक्ट भी कभी नहीं किया था बीइंग एन एनालिस्ट, मैं कभी भी, इस मेरे लिए बड़ा ज्यादा सरप्राइजिंग मूव था। सुबह भी जब हमें पता चला तो हम जो 2-4 सहाफी हज़रात वहाँ पे मौजूद थे तो हम लोग वी वर शॉक्ड। हमें यही था कि यार ये क्या बात हो रही है। और एवरीबडी, जब जनाजे के ऊपर भी हम बाकी लोगों से मिल रहे थे तो हर कोई जो था वो स्टेट ऑफ शॉक में ही था, सरप्राइज्ड था और कोई जस्टिफिकेशन नजर नहीं आ रही थी। लगा था कि शायद ये कोई मिस कैलकुलेशन है, नहीं बनती थी। ये एक जनरल परसेप्शन है ओवरऑल। बाकी इसका जवाब देना नहीं बनता ऑब्वियसली। अब उन्होंने किया, दे नो बेटर, कि क्या उनके माइंडसेट था, उनकी क्या क्यों उन्होंने किया, दे नो बेटर। डेफिनेटली सर, वो तो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नजर आया। अब बात यह है कि फौज, चले हम सपोज कर लेते हैं कि आइडियल सिचुएशन में चले जाते हैं कि फौज न्यूट्रल है और न्यूट्रल ही रहेगी। अगर ये न्यूट्रल रहती है तो आम इंतखाबात में इसका फायदा किस सियासी जमात को ज्यादा होगा? पीटीआई को होगा। फौज अगर न्यूट्रल है तो पीटीआई 2/3 अक्सरियत से आ रही है, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है, कोई दूसरा सवाल ही नहीं है। कोई इसके अंदर कोई ऑप्शन नहीं है। पीएमएलएन के जितना हद तक देखें, अगर आपने सिर्फ अपने आप को NRO2 ना दिया होता और आपने इकोनॉमिकली फ्लरिश करवाया होता, इन्फ्लेशन रेट्स कम किए होते, आपने जो अवाम इतनी ज्यादा बुरे तरीके से पिस चुकी है उनको आपने अगर थोड़ा सा भी आपने फ्रीडम दिया होता ना, तो वो आपको इतना ज्यादा आपसे भागती ना। जो 17 जुलाई वाले इंतखाबात है, जो दोबारा जिमनी है, सारे के अंदर जो अगर पीटीआई को अगर क्लियर विक्ट्री मिली है उसके अंदर, तो वो जाहिर करती है। पीएमएलएन के लिए पंजाब जो था उनका किला था, उनका घर था, पीटीआई ने वहां पे घुस के उनसे सीटें छीनी है, तो ये जाहिर करता है कि इसीलिए वो। अच्छा इस्माइल साहब, ठीक है, वो बात आपकी बजा हो गई यकीनी तौर पर, लेकिन अगर खान साहब को इस न्यूट्रलिटी का ही फायदा है या था तो ये अहम मुलाकातें क्यों हो रही थी? और ये बार बार, ये इससे पहले भी 126 दिन वाले धरने में भी ये एम्पायर की उंगली खड़ी कर देने वाली बातें, उसके बाद ये मुलाकातें और बार बार कहा जाना कि आप न्यूट्रल ना रहे, तो फिर खान साहब क्यों उस न्यूट्रलिटी को चैलेंज करते आए हैं? क्योंकि 75 साल की तारीख है आपकी एस्टैब्लिशमेंट का बड़ा रोल है आपकी सियासत के अंदर। इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। न्यूट्रलिटी वाली बात तो भी आई है कुछ 4-6 महीने पहले, उससे पहले तक तो कभी भी कहीं बात आई नहीं थी और ना ही जिक्र होता था। तो और एम्पायर की उंगली जो थी वो बड़ी मैटर करती थी। तो ये तो तारीख है, इसमें कोई सही और गलत की बात नहीं है। दैट्स जस्ट हाउ आवर पॉलिटिक्स हैज बीन रन इन द कंट्री। डेफिनेटली अपने इंटरेस्ट के लिए बहुत सी चीजों को किया जाता है। अच्छा सर, चले हम अपनी सहाफती दुनिया में बात कर लेते हैं कि इससे पहले बहुत से धड़े बन चुके थे, बहुत से मौकफ आ रहे थे, कोई किसी तरफ प्रो होता था, कोई किसी तरफ एंटी होता था। ये अरशद शरीफ की इस बहिमाना कत्ल ने और ये शहादत ने क्या तमाम सहाफियों को यकजा कर दिया है? मैं इसका ब्रेक के बाद आपसे आकर जवाब जानना चाहूंगा। हमारे साथ रहिएगा नाज़रीन, एक शॉर्ट ब्रेक पर चलते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। इस्माइल कासिम साहब तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे इसी हवाले से बातें हो रही थी कि क्या ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद खान साहब की सियासत क्या होगी, लॉन्ग मार्च के असरात क्या होंगे और स्पेसिफिकली पाकिस्तान की सियासत का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं। इस्माइल साहब, मैं ब्रेक पर जाने से पहले आपसे सवाल कर रहा था कि क्या समझते हैं आप कि अरशद शरीफ की ये नमाज जनाजा में कौन कौन जो है बड़े सहाफ़ी मौजूद थे और क्या जो सहाफ़ियों में तजाद था वो इस शहादत के बाद खत्म होगा? यार हो गया है मेरा ख्याल है। मुझे वहां पे हर तरह का जर्नलिस्ट नजर आया मुझे। ऑब्वियसली एक ऐसी जगह थी, एक ऐसा ये सानहा था, एक ऐसी शहादत थी जिसके ऊपर हर एक का पहुंचना बहुत जरूरी था और वो लोग पहुंचे भी हैं। तो इसके अंदर ऑब्वियसली जो जितने भी सहाफी कम्युनिटी है उनकी आपस में जितने भी ज्यादा डिवाइड से बैरियर्स थे वो इस बात पे मुत्तफिक है कि यार ये ज्यादती है। तो आज अगर इनके साथ हो रहा है तो कल को हमारे साथ भी हो सकता है। तो वो इसीलिए खुल के अगर आपने देखा हो तो जिस तरह मरियम नवाज ने अगर ट्वीट कर दी थी जो कि बड़ी इनह्यूमन सी ट्वीट थी, इनसेंसिटिव ट्वीट थी, तो उसके ऊपर
सलीम साफी ने भी उनको कंडेम किया, शहजाद इकबाल ने भी किया, सारों ने किया, जो कि यूजुअली अवॉइड करते हैं, थोड़ा सा उनका मतलब एज दे जाते हैं पीएमएलएन को। तो सर ये तकरीबन इसका मतलब ये है कि हम ये बाज़ाब्ता तौर पर कह सकते हैं कि अब ये सहाफ़ियों का नैरेटिव भी एक होगा, कि उसे आज से तकरीबन 5-10 साल पहले कोई सहाफ़ी जो थे वो यकीनी तौर पर फेवरेटिज्म को फ़रोग मिलना शुरू हुआ और हामिद मीर के ऊपर जो गोलियां बरसाई गई, तो तब हामिद मीर का मौक़िफ़ अपनी जगह पर था, वो बहुत क्लियर स्टैंस लेते थे, लेकिन बहुत से सहाफ़ी उनकी तरदीद भी करते थे। अब उसके बाद अब अगर 2022 में भी देखा जाए तो सियासी जमातों का जो तसल्लुत है ये ज्यादातर नजर आता है, फेवरेटिज्म जो है सहाफियों के अंदर उसमें मौजूद है। तो ये चीजें यकीनी तौर पर अब सहाफियों का ये नैरेटिव क्लियर होगा ना, कि जो भी जो है हमारे इंटरेस्ट के खिलाफ काम करेगा, स्टेट के इंटरेस्ट के खिलाफ काम करेगा, हम उसमें क्लियर स्टैंस लेंगे, इसमें कोई डायरेक्शन या डिक्टेशन किसी भी इदारे की जानिब से नहीं ली जाएगी। नहीं, इतना आसान तो नहीं है, डिक्टेशन तो फिर भी लेनी पड़ेगी। डिक्टेशन और नहीं तो आप कहीं ना कहीं आपके दोस्ती आ रही होती है, कहीं आप इंटरेस्ट ले रहे होते हैं, कोई फायदा ले रहे होते हैं, मतलब 1000 फैक्टर्स है इसके अंदर। लेकिन अगर जनरली बात की जाए तो होना तो ऐसे ही चाहिए कि सारे एक लेवल पे हो, एक लाइन के ऊपर हो और मुल्क का सोच रहे हो। लेकिन बदकिस्मती से मुल्क का सोचता कोई नहीं है ना, मुल्क तो बड़ा पीछे रह जाता है। आपके अपने जो पेटी इंटरेस्ट होते हैं वो सबसे पहले आते हैं, आपकी अपनी नौकरी सबसे पहले आती है, आपने किस टाइम पे, आपको कौन से टाइम पे एयर किया जा रहा है, वो चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है आपके लिए, क्योंकि इवेंचुअली आपने घर जाके बच्चों को रोटी खिलानी होती है। तो बेचारे मासूम से हैं, मासूम कहें इनको या आप कोई और वर्ड कह ले, मासूम तो मैंने एम ही बस जस्ट वर्ड यूज किया। अच्छा, ये बड़ी वैसे आम कयास है अवाम में कि यकीनी तौर पर पाकिस्तान एक ऐसा कंट्री है जहां पर किसी की लाश देखकर ही, किसी की मैयत देखकर ही, किसी की शहादत देखकर ही हम इकट्ठे क्यों होते हैं, किसी का मरना ही ज़रूरी क्यों होता है। इससे पहले बहुत सहाफ़ी बाज़ाब्ता तौर पर कहते रहे कि यार ऐसा हो रहा है, बहुत सी चीज़ें हैं जो हमें डिक्टेट कर रही हैं, हमें यूनिटी दिखानी चाहिए, तो तब ये क्यों नहीं होता, ये किसी सानहा गुजर जाने के बाद ही क्यों होता है। अगेन बड़ी बदकिस्मती की बात है कि ऐसा क्यों होता है, लेकिन होता ऐसे ही है। लेजेंड भी वही लोग बनते हैं जो कि मर जाते हैं, जीते जी तो आप का कुछ बनता नहीं है। वो कहते हैं ना, यू आइदर डाई अ हीरो और यू लिव लॉन्ग इनफ टू बिकम द विलन। कुछ उसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर हमारा मुल्क भी चल रहा है। जब तक आप अपनी जान नहीं देते या तब तक आपकी बात को सीरियसली नहीं लिया जाता। अच्छा सर, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं वापस आता हूं कि इसमें बड़े क्लियर और वाज़ेह तौर पे इल्ज़ामात लगे हैं खान साहब के ऊपर। अब बात यह है कि खान साहब के ऊपर कोई मजीद कार्रवाई भी कानूनी तौर पर शुरू हो सकती है, उनको जो है कंटेन भी किया जा सकता है, सस्टेन किया जाएगा, कोई पाबंदी लगेगी, कोई अदालत इन्वॉल्व होगी, कोई तौहीन अदालत, कोई तौहीन जो है किसी डिपार्टमेंट के खिलाफ बोलने के ऊपर, या इल्ज़ामात की जो सियासत की बात हो रही है कि खान साहब करते आए हैं, इसके ऊपर खान साहब को डिटेन किया जाएगा। खान साहब ऑलरेडी अंदर प्रेशर में, तौहीन अदालत की आपने बात की, वो भी केस वो भुगत रहे हैं, तोशाखाना वाला भी है, बाकी जो उनका डिफेमेशन वाला था वो भी है, इलेक्शन कमीशन, मतलब केसेस तो ऑलरेडी हैं और अच्छी खासी एफआईआर उनके ऊपर ऑलरेडी कटे हैं, तो वो तो ऑलरेडी उस क्रक्स के अंदर हैं जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। अब उसको और बढ़ा दिया जाए या ना बढ़ा दिया जाए, खान साहब को माइनस करना तो एक ऑप्शन है। अब वो दूसरी सियासी जमातें करना चाहें या मतलब सर, वो माइनस तो यकीनी तौर पर टेक्निकली नॉकआउट के अलावा तो ऑप्शन नहीं रहा, क्योंकि खान साहब की मकबूलियत में कोई कमी नहीं आ रही, ये तो डे बाय डे बढ़ रही है। नहीं, मकबूलियत में कमी तो आएगी भी नहीं, बस यही तो गलतियां हुई हैं, बस यही मिसकैलकुलेट किया, यही 9 अप्रैल की रात को आपको अंदाजा नहीं था कि अवाम इतनी ज्यादा नंबर में बाहर आ जाएगी। तो खान साहब के पास अगर एक चीज है जो कि आज तक किसी और सियासी लीडर के पास पाकिस्तान में नहीं आई, तो वो मैस पावर है। अच्छा, ये फैसल वावडा के स्टैंड के ऊपर क्या रद्देमल है, आप क्या अपना एक जो है पॉइंट ऑफ व्यू पेश करते हैं, क्या सिनेरियो है इस वक्त इस्लामाबाद के सहाफती हलकों में भी इस चीज को लेकर, ये उनकी विलिंगनेस से थी या कुछ डिक्टेशन इनको भी मिली है? सॉरी, आपकी आवाज करी में आपके सवाल समझ नहीं आया। मैं कह रहा हूँ सर, फैसल वावडा की कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ी क्लियर थी, उसमें लॉन्ग मार्च को जो है डिरेल करने की कोशिश की गई, सबोताज करने की कोशिश की गई, तो क्या समझते हैं कि ये फैसल वावडा ने बिल्कुल ऑन बाय ऑन ये स्टेप लिया है, ये उनकी अपनी विलिंगनेस थी या फिर किसी जगह से डिक्टेशन थी? देखिए, ऑब्वियसली बड़ी कंट्रोवर्शियल थी एक उनकी ब्रीफिंग थी। बज़ाहिर तो नहीं लगता कि सिर्फ सोली उनका अपना बयानिया था, लेकिन देन अगेन अब क्या कह सकते हैं, हमारे मुल्क का निज़ाम ही कुछ इस तरह से चलता है कि बस निज़ाम हमारे मुल्क का चलता है इस तरह, सारी चीजें कंट्रोवर्शियल ही होती हैं और सारी चीजें जो बज़ाहिर लग रही होती हैं वो वैसी होती नहीं है।
पर्दों के पीछे बंद कमरों में जो फैसले किए जा रहे होते हैं, इवेंचुअली आपकी सियासत को, आपके मुल्क को वही फैसले चला रहे होते हैं। सर ये बड़ा क्लियर है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस और ये फैसल वावडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस और ये सारी चीज़ें ये जस्ट बिफोर वन डे इमरान खान साहब की लॉन्ग मार्च से ये टाइमिंग बड़ा मैटर कर रही है। आप क्या समझते हैं कि जो लोग ऐसा कर रहे थे फैसल वावडा और ये जो ISPR की ब्रीफिंग में वाज़ह तौर पर कहा गया है, तो इमरान खान साहब तो यकीनी तौर पर इसमें जो है कुछ जगहों पर गलत नज़र आ रहे हैं और बाकी तो तहकीकात होनी है। तो ये टाइमिंग किस तरह आप कंक्लूड करते हैं कि इसका असर पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के ऊपर, इमरान खान की सियासत के ऊपर और PDM के ऊपर इसके क्या पॉजिटिव असरात को पड़ सकते हैं? नहीं, नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जितनी मर्जी आप अभी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हो जाए, अवाम का जो माइंड सेट है आप उसको नहीं तब्दील कर सकते। मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप अवाम को बातों से या कोई और XYZ चूरन बेच के कन्विंस नहीं कर सकते कि वो खान साहब को सपोर्ट ना करें। एडमिट करें कि खान साहब का जो करप्शन वाला बयानिया था, उसके बाद जो अमेरिका वाला बयानिया था, वो बहुत तगड़े बयानिया तगड़े। लेकिन इस साइफर को तो क्लियर कर दिया उन्होंने कि ये जो है झूठा और मनफी प्रोपेगेंडा था जो खान साहब ने किया। तो फिर वो कंपैरिजन ही कोई नहीं है वहां पे। तो किस तरह अवाम जो है वो खान साहब को सपोर्ट ना करे? तो सर यही मैं बात कर रहा हूं कि वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो बाज़ाब्ता तौर पर, क्योंकि हमारी तो हायर अथॉरिटीज वही हैं और वही बेस्ट इन्वेस्टिगेशन रखती हैं, पूरी दुनिया में मशहूर हैं, तो उन्होंने कह दिया कि ये साइफर जो है एक नकली था, झूठा था, एक मनफी प्रोपेगेंडा था। तो उसके बाद भी अवाम क्यों खान साहब की बात के ऊपर बिलीव करेगी? क्योंकि इमरान खान है और इमरान खान इस टाइम पाकिस्तान की जांच में, इसके अलावा जो बाकी सर ये वैसे मेरे सवाल का जवाब तो नहीं है कर रहे हैं वो शायद ना ही सही जगह है, ना ही सही वक्त है। वक्त आने पे बहुत से सर इसका मतलब है कि ये अवाम कल्ट की वजह से इमरान खान को वोट देगी, उनके करिश्मा की वजह से वोट देगी, जबकि बातें तो कुछ और सामने आ रही हैं। आई कैन नॉट हियर यू सर इसका मतलब मैं कह रहा हूं कि खान साहब के कल्ट की वजह से पब्लिक ओपिनियन उनके साथ है, पब्लिक पल्स उनके साथ है, करिश्मा की वजह से है, खान साहब की अपनी किरदार या खान साहब की अपनी जो है वो किसी बड़े कारनामे की वजह से नहीं है। I'm so sorry, आपकी आवाज लाइन बिल्कुल ड्रॉप हो रही है, मुझे बिल्कुल आपका क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा। सर इसका मतलब यह है कि खान साहब का कल्ट वाज़ेह है, ये कल्ट की वजह से पब्लिक ओपिनियन उनके साथ है। खान साहब को पब्लिक ओपिनियन बहुत से फैक्टर्स है। देखिए, कंपैरिजन की बात की जाती है। खान साहब के बिलमुकाबिल जो लोग हैं उनको 30-35 साल का उनके पास एक्सपीरियंस था, जिसके अंदर वो डिलीवर नहीं कर पाए। इस दफा भी उन्होंने कहा हमारे पास। सर खान साहब की डिलीवरेंस के ऊपर भी बहुत से सवालात हैं। इस्माइल कासिम साहब बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में वक्त देने के लिए, आपका पॉइंट आ गया सर। नाजरीन, इस्माइल कासिम साहब तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद थे। बातें बहुत क्लियर थी कि सहाफ़ियों के ऊपर ये जबरी जुल्म होता रहा है, इससे पहले भी होता रहा है, लेकिन ये अरशद शरीफ की शहादत से कुछ हद तक सहाफ़ी इकट्ठे होंगे। अब ये सहाफ़ती तंजीमों की भी जिम्मेदारी है कि इस जो तहकीकाती कमीशन बना है इसके ऊपर जो है अपनी मुकम्मल तौर पर ब्रीफिंग देते रहें और इसके ऊपर चेक रखें ताकि इस मामले को डिरेल ना होने दिया जाए बाय द टाइम। और जब मैंने उनसे पूछा कि ये खान साहब के ऊपर बाज़ाब्ता तौर पर जो इल्ज़ामात लगे हैं कि ये खान साहब का साइफर झूठा था, नकली था, ये प्रोपेगेंडा था, तो इसके ऊपर वो थोड़ा सा कंफ्यूज हैं कि जनाब ये बिल्कुल ही खान साहब की एक कल्ट की पोजीशन ज़रूर हो सकती है, खान साहब के करिश्मा की वजह से पब्लिक उनके साथ ज़रूर हो सकती है, लेकिन ये कोई डिलीवरेंस जब उनके क्रेडिट्स में गिनी जाए तो ये थोड़ी सी ज्यादती है, क्योंकि खान साहब की डिलीवरेंस के ऊपर कोई ऐसी चीज़ें नहीं हैं जिसके ऊपर खान साहब को क्रेडिट मिले या खान साहब जो है दोबारा हुकूमत में आए, क्योंकि खान साहब की टीम भी वही है, 7 लोग भी वही हैं। इस मरतबा मुनफरिद क्या होगा, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल लॉन्ग मार्च का क्या बनेगा ये आने वाला वक्त बताएगा। नाज़रीन, अपने मेज़बान हमजा इश्तियाक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह पाक हम सब का हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज़।